सभी को नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो देखिए क्या क्या है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, मापन में अनिश्चितता। कोई भी वस्तु का अपन माप लेते हैं, चाहे आयतन हो, द्रव्यमान हो, लंबाई हो, उसके मापन में अनिश्चितता क्या है उसको अपन पढ़ेंगे। मापन जो अपन करते हैं आयतन का, द्रव्यमान का, लंबाई का, उसके जो परिणाम हैं वो दो प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज्ड, यथार्थ परिणाम और परिशुद्ध परिणाम। ये आखिर हैं क्या? यथार्थ परिणाम किनको कहेंगे, परिशुद्ध परिणाम अपन किनको कहेंगे, यह भी आज अपन डिटेल में देखेंगे। और मापन में अनिश्चितता को शामिल करते हुए या व्यक्त करने के लिए अपन एक बहुत ही विशेष प्रकार के अंक प्रयुक्त करते हैं, काम में लेते हैं, जिन्हें कहते हैं सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनको भी आज अपन डिटेल में देखेंगे कि किसी भी संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, ये अपन निकालना सीखेंगे। सार्थक अंक है ये आपके केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम हैं या कंपटीशंस हैं, उनमें सार्थक अंकों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता का देखिए क्या मतलब है। जैसे अपन ने किसी भी द्रव के आयतन को मापा है, मेजरिंग सिलेंडर से भी नाप सकते हैं, पर बीकर से भी नाप सकते हैं, किसी भी उपकरण से नाप सकते हैं, और जो परिणाम प्राप्त हुआ वो आया अपने पास 11.23 मिलीलीटर। ये परिणाम प्राप्त हुआ और बहुत ही ध्यान से मापा गया ये आयतन है। फिर भी क्या संभावना है कि इसमें देखिए जो चार अंक हैं, 1, 1, 2, 3, इनमें ये जो पहली दो संख्या फिर ये तीसरी संख्या, ये जो तीन संख्याएं हैं ये निश्चित होंगी, जिनमें कोई भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो अंतिम संख्या है इसमें अनिश्चितता सदैव रहती है, क्योंकि एक तो सबसे छोटी संख्या है ये, है ना, दशमलव के बाद आने वाली, मतलब 1 मिलीलीटर के 100वें हिस्से को ये प्रदर्शित करने वाली संख्या हो गई। तो इसमें निश्चित रूप से अनिश्चितता होती है। मतलब इस द्रव का आयतन 11.24 भी हो सकता है या 11.22 मिलीलीटर भी हो सकता है। मतलब पहली तीन संख्याएं तो निश्चित रूप से सही हैं, निश्चित है, लेकिन ये जो अंतिम संख्या है, इस अंतिम संख्या में ±1 का अंतर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही छोटा अंक है, इसमें त्रुटि होने की संभावना है। तो कोई भी अपन मापन करते हैं, उस मापन में अंतिम संख्या जो सबसे राइट साइड में आती है वह अनिश्चित है, और उसके अलावा जो अनिश्चित संख्या के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं हैं उनको अपन निश्चित संख्या कहते हैं। तो मापन में अनिश्चितता को दर्शाने के लिए कौन सी संख्या होती है? जो सबसे राइट साइड में आती है, अनिश्चितता उसी में पाई जाने की संभावना होती है। ठीक है, अब देखो जो अपन मापन करते हैं, ये जो मापन है, मेजरमेंट है, ये दो प्रकार के होते हैं। मापन एक होता है एक्यूरेट, मतलब यथार्थ, और दूसरा होता है प्रिसाइज्ड, मतलब परिशुद्ध। दो प्रकार के मापन होते हैं। अब ये वास्तव में है क्या? एक्यूरेट परिणाम या एक्यूरेट मापन किसे कहेंगे? कि किसी भी मापन से प्राप्त परिणाम अगर बिल्कुल सही
परिणाम या सही मान के निकट हों तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी मापन से प्राप्त परिणाम अगर सही मानों के निकट होते हैं तो उन्हें यथार्थ परिणाम कहते हैं, एक्यूरेट कहते हैं, यथार्थ परिणाम कहते हैं। जो सही मान के निकट हों, जो परिणाम सही मानों के निकट हों, उन्हें अपन यथार्थ परिणाम कहते हैं। प्रिसाइज्ड या परिशुद्ध परिणाम किसे कहेंगे, वे परिणाम जो, जैसे मान लो किसी वस्तु को अपन ने एक से ज्यादा बार मापा है, आयतन हो चाहे द्रव्यमान हो चाहे लंबाई हो, और जितनी बार भी अपन मापते हैं उससे प्राप्त परिणाम अगर आपस में मेल करते हैं, आपस में निकट हैं, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, परिशुद्ध परिणाम कहेंगे। तो क्या होगा, किसी मापन से प्राप्त परिणाम अगर आपस में समीप हैं, आपस में समीप हैं, तो उन्हें परिशुद्ध परिणाम कहते हैं, परिशुद्ध परिणाम कहते हैं। अब ये जो परिशुद्ध परिणाम है ये यथार्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया अपन ने, एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2.54 ग्राम है। ये सही परिणाम, ये सही मान है उस वस्तु के द्रव्यमान का। और अपने पास 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी, ए बी और सी। इन तीनों स्टूडेंट्स को ये वस्तु, एक एक वस्तु दे दी जाती है और इनको कहा जाता है कि आप इसको 3 बार तौलकर और इसके द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ए ने जो 3 परिणाम प्राप्त करे वो देखिए कुछ इस तरह से हैं। 2.54 ग्राम है तो बच्चे ने प्राप्त किया 2.53 ग्राम, 2.52 ग्राम, 2.53 ग्राम। ये स्टूडेंट ए के द्वारा ज्ञात किए गए परिणाम हैं। स्टूडेंट बी के द्वारा ज्ञात किए गए परिणाम देखिएगा। 2.38 ग्राम, 2.37 ग्राम, 2.38 ग्राम। और बच्चे सी के द्वारा ज्ञात किए गए परिणाम 2.40 ग्राम, 2.37 ग्राम, 2.44 ग्राम। तीनों ने अपने परिणाम सबमिट करा दिए। अब अपन इन परिणामों को देखें तो देखिए बच्चे ए के परिणाम, जो परिणाम प्राप्त हुए 2.53 ग्राम, 2.52 ग्राम, 2.53 ग्राम, ये तीनों ही परिणाम बिल्कुल सही मान के निकट हैं और आपस में भी निकट हैं। तो बच्चे ए के परिणाम हैं वो क्या हो गए, यथार्थ हो गए व परिशुद्ध दोनों।
स्टूडेंट ए के परिणाम यथार्थ भी हैं, परिशुद्ध भी हैं, सही मान के निकट भी हैं और जितनी बार भी उसने मापा आपस में भी निकट हैं। जो स्टूडेंट बी है उसके परिणाम देखिए, 2.38 ग्राम, 2.37 ग्राम, 2.38 ग्राम। इसके परिणाम एक दूसरे के निकट तो हैं लेकिन सही मान के निकट नहीं है। तो इसका मतलब यथार्थ नहीं है, वह परिशुद्ध हैं। यथार्थ तो नहीं है लेकिन परिशुद्ध हैं, एक दूसरे के निकट हैं। सही नहीं है लेकिन एक दूसरे के निकट होने से परिशुद्ध परिणाम है। और स्टूडेंट सी देखिए आप, बिल्कुल लापरवाह बच्चा है। 2.40, 2.37, 2.44, ये न तो सही मान के निकट हैं और ना ही आपस में मेल खाते हैं। तो ये यथार्थ भी नहीं है, परिशुद्ध भी नहीं है। यथार्थ नहीं, वह परिशुद्ध नहीं, ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि यथार्थ परिणाम किनको कहते हैं और परिशुद्ध परिणाम किनको कहते हैं। यथार्थ परिणाम वे परिणाम होते हैं जो सही मान के निकट होते हैं और परिशुद्ध परिणाम उनको कहते हैं जो सही मान के निकट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बार मापने पर प्राप्त परिणाम आपस में मेल खाते हों, आपस में निकट हों, उनको अपन परिशुद्ध परिणाम कहते हैं। तो इस तरह से अपन ये मापन में जो दो प्रकार के परिणाम प्राप्त करते हैं उनको अपन एग्जाम्पल के द्वारा और इस तरह से अपन समझ सकते हैं। अब देखिए, ये जो मापन में अनिश्चितता है, जैसे अब ये अपन देखा कि जो भी अपन मापन से प्राप्त परिणाम प्राप्त करते हैं उनमें जो सबसे दाईं तरफ का अंक होता है उसमें अनिश्चितता होती है। तो जो भी अंक प्राप्त हुआ, जो भी परिणाम प्राप्त हुआ, उसमें दो प्रकार की संख्याएं हो गई, दो प्रकार के अंक हो गए, निश्चित अंक और अनिश्चित अंक। इन अंकों को व्यक्त करने के लिए अपन काम में लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिन्हें कहते हैं सार्थक अंक। तो जो मापन में अनिश्चितता है तो क्या कहेंगे अपन, मापन में अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए सार्थक अंकों को काम में लेते हैं। सार्थक अंकों को प्रयुक्त किया जाता है। अब ये सार्थक अंक हैं क्या, तो देखिए अपन नया टॉपिक लेते हैं इसी के अंदर। तो सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सार्थक अंक, देखिए नाम में ही लग रहा है सार्थक अंक, से अर्थ, से प्लस अर्थ प्लस अंक, मतलब वे अंक जिनका कुछ अर्थ होता है उनको अपन सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों में क्या होता है, एक अंक को छोड़कर सभी निश्चित अंक होते हैं और जो एक अंक है वो अनिश्चित अंक है। तो किसी भी मापन में जो परिणाम प्राप्त करते हैं अपन, उस परिणाम में सबसे दाईं तरफ का जो अंक है वह अनिश्चित अंक होता है। तो सार्थक अंकों की में क्या होता है, देखिए निश्चित अंकों के साथ, निश्चित अंकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, निश्चित अंक प्लस, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक अनिश्चित अंक।
और ये एक अनिश्चित अंक कौन सा होगा? सबसे दाईं तरफ वाला अंक है जो एक अनिश्चित अंक को यहां पे प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, जैसे कोई संख्या दे दी जाती है और पूछते हैं कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा यहां पे कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा सार्थक अंकों की गणना के लिए, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, सभी गैर शून्य अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक अंक होते हैं। और गैर शून्य अंक कितने हैं? 1 से लेके 9 तक, जो अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, ये सब सार्थक अंक हैं। अब देखिए बात करें अपन शून्य की। शून्य के लिए अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। कैसी? देखिए शून्य गैर शून्य अंक के बाईं तरफ भी आ सकता है, दाईं तरफ भी आ सकता है, दो गैर शून्य अंकों के बीच में भी आ सकता है। तो तीनों के लिए अलग अलग स्थितियां हैं। वो देखिए क्या है। शून्य के लिए अपन देख रहे हैं, अगर शून्य प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं तरफ आता है, तो यह सार्थक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं है। अगर शून्य पहले ही आ गया, गैर शून्य अंक से बाईं तरफ आ गया, तो यह सार्थक अंक नहीं है। जैसे देखिए 0.001, ये कोई संख्या दी हुई है या कोई मापन है आपके पास में, तो इसमें जैसे ये ग्राम में है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। सार्थक अंक कितने हैं? 1 है इसमें। क्यों? देखिए आप इस संख्या में देखेंगे, प्रथम गैर शून्य अंक कौन सा है? ये 1। और ये शून्य किधर आए हुए हैं? ये इस गैर शून्य अंक के बाईं तरफ आए हुए हैं। तो प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं तरफ वाले जितने भी शून्य हैं उनको सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। तो ये तीनों ही शून्य सार्थक नहीं है। ये 1 है, ये सार्थक हो गया। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1। और देखिए 0.00253, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? ये भी मान लो ग्राम में है, तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें? 3। 1 और 2 और 3, ये 3 अंक हैं, ये सार्थक है। क्लियर है ना? अब देखो तीसरा पॉइंट, सॉरी। अगर शून्य किन्हीं भी दो सार्थक अंकों के बीच आता है तो वह सार्थक अंक होगा। अगर शून्य किन्हीं सार्थक अंकों के मध्य आता है, अंकों के मध्य आता है या मध्य स्थित है, तो
ये सार्थक होंगे। अगर किन्हीं भी सार्थक अंकों के बीच में आते हैं या गैर शून्य अंकों के बीच में कोई शून्य आ रहा है तो वो सार्थक अंक माना जाएगा। जैसे एक, जैसे मैं यूं लिख दूं 001, ठीक है। अब देखो इसमें तीन प्रकार के इसमें शून्य हैं, एक तो ये रहा और दो शून्य ये रहे। ये जो सबसे पहले वाला शून्य है ये प्रथम गैर सार्थक अंक के या गैर शून्य अंक के, गैर सार्थक नहीं सॉरी, गैर शून्य अंक के बाईं तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यह सार्थक अंक नहीं है। और ये जो बीच वाले शून्य हैं ये देखिए इस एक के बीच में आ रहे हैं, मतलब गैर शून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, और ये एक भी सार्थक है ये भी सार्थक है, तो ये दोनों तो सार्थक अंक हो जाएंगे, लेकिन ये शून्य सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी हो गई, सार्थक अंक है वो 4 हो गए इसमें, है ना। 1001 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। दो स्थितियां क्लियर हो गई कि अगर प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं तरफ आ रहा है तो शून्य सार्थक नहीं होगा, अगर किन्हीं दो गैर शून्य अंकों के बीच में आ रहा है शून्य तो वो सार्थक हो जाएगा। चौथा, अगर शून्य गैर शून्य अंक के दाईं तरफ है, गैर शून्य अंक के दाईं तरफ है, तो यह तभी सार्थक अंक होगा, तभी सार्थक अंक होगा जब यह दशमलव के भी दाईं तरफ हो, दशमलव के भी दाईं तरफ हो। इसका देखिए क्या मतलब है। अपन ने शून्य की तीन स्थितियां देख रहे हैं अपन। एक तो बाईं तरफ, अगर शून्य गैर शून्य अंक के बाईं तरफ है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। अगर शून्य किन्हीं दो गैर शून्य अंकों के बीच में है तो वो सार्थक अंक होगा। और अगर शून्य किसी गैर शून्य अंक के दाईं तरफ है तो वो सार्थक तभी होगा जब वो दशमलव के भी दाईं तरफ हो। जैसे 1.00 ये है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 3 हो गए, 1 2 और 3। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो दोनों शून्य हैं ये इस एक के दाईं तरफ है और साथ ही दशमलव के भी दाईं तरफ है, तो ये दोनों ही शून्य क्या हो गए, सार्थक हो गए। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। और उदाहरण लें, जैसे मैं यूं लिखूं 100, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक एक ही है इसमें। एक क्यों है, क्योंकि देखिए दोनों शून्य हैं, ये गैर शून्य अंक के दाईं तरफ तो हैं लेकिन इसमें कहीं भी कोई दशमलव नहीं है, दशमलव के दाईं तरफ नहीं है, तो ये शून्य क्या हो जाएंगे, सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें जो ये एक है ना, ये ही सार्थक अंक है, क्योंकि सभी गैर शून्य अंक तो सार्थक होते ही होते हैं। अगर इस 100 को मैं यूं लिखूं, ये दशमलव लगा दिया, तो अब देखो दशमलव लगाते ही इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। क्यों, क्योंकि दशमलव अपने आप में सार्थक है और ये दशमलव और इस एक के बीच में आने वाले जो शून्य जितने भी हैं वो सार्थक हो जाते हैं। क्योंकि अपन ने देखा कि किन्हीं भी दो सार्थक अंकों के मध्य अगर शून्य स्थित है तो वो सार्थक हो जाता है। अगर मैं इस 100 को यूं लिखूं, यूं, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए ये एक तो सार्थक है ही है, गैर शून्य हमेशा ही सार्थक है। ये वाला शून्य देखो
दशमलव के दाईं तरफ है और गैर शून्य अंक के भी दाईं तरफ है। तो अपन ने लिखा कि अगर शून्य गैर शून्य अंक के दाईं तरफ है और दशमलव के भी दाईं तरफ है तो वो क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ये शून्य सार्थक हो गया, ये एक सार्थक है ही। अब ये जो बीच वाले दो शून्य हैं ये दो सार्थक अंकों के बीच में आ गए तो ये भी सार्थक हो गए। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, 4 हो गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन शून्य को देख सकते हैं। शून्य अगर गैर शून्य प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं तरफ आता है तो सार्थक अंक नहीं होगा। शून्य अगर किन्हीं भी दो सार्थक अंकों के बीच में आता है तो सार्थक होगा। और अगर शून्य किसी भी गैर शून्य अंक के दाईं तरफ है, साथ ही वो दशमलव के भी दाईं तरफ है, तो वो सार्थक हो जाएगा। तो ये शून्य की स्थितियां हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, किसी भी परिणाम में या गणना में अपन निश्चित संख्या लिखते हैं तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत हो जाती है। जैसे 20 टेबल, 50 हाथी, इस तरह की अगर अपन परिणाम लिखते हैं जिसमें निश्चित संख्या में कोई वस्तु बताई जाती है तो इनमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक शून्य हो जाते हैं, शून्य नहीं सॉरी अनंत हो जाते हैं। तो इस तरह की जो संख्या है उनमें सार्थक अंक कितने होंगे, अनंत होंगे। निश्चित संख्या में जो गणना की जाती है, गणना के जो निश्चित आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। क्लियर है चीज। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनमें अपन सार्थक अंकों की संख्या गिनेंगे। देखिएगा, जैसे कुछ संख्या लिख रहा हूं मैं, इनमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो देखिएगा, सबसे पहली संख्या 1.001, इसमें ये एक सार्थक है, ये भी एक सार्थक है। सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं और गैर शून्य अंक मतलब दो सार्थक अंकों के बीच में जितने भी शून्य आते हैं वो सब सार्थक हो जाते हैं। तो ये शून्य भी सार्थक हो गए। तो इसमें जो सार्थक अंक अपन निकाल रहे हैं वो कितने हो गए, 4। ऊपर वाली संख्या इसमें 4 सार्थक अंक है। दूसरा देखिए 0.0010। अब इसमें पहला गैर शून्य अंक है ये 1। प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं तरफ वाले जितने भी शून्य हैं वो सार्थक नहीं है। 1 2 3, ये 3 शून्य सार्थक नहीं है। अब ये शून्य सार्थक है कि नहीं जो दाईं तरफ आया है, तो ये गैर शून्य अंक के दाईं तरफ है और साथ ही दशमलव के भी दाईं तरफ है, तो ये सार्थक हो जाएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है। अब ये जो आपके सामने संख्या दी हुई है इसमें सभी गैर शून्य अंक हैं, तो सभी के सभी सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं। अब ये देखिए 100 दिया हुआ है, दशमलव कहीं है ही नहीं, तो शून्य कोई भी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है उसमें यहाँ देखिए आप ये 1 तो गैर शून्य अंक है, सार्थक होगा। लेकिन ये दोनों शून्य सार्थक नहीं होंगे क्योंकि ये गैर शून्य अंक के दाईं तरफ तो हैं लेकिन दशमलव के दाईं तरफ भी नहीं है और किन्हीं भी दो सार्थक अंकों के बीच भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 1। ये संख्या देखिए 1 सार्थक है, 3 और 5 भी सार्थक है, और ये जो दोनों शून्य है ये सार्थक अंकों के बीच में है, गैर शून्य अंकों के बीच में है, तो ये भी सार्थक हो जाते हैं। तो इसमें कितने हो गए सार्थक अंकों की संख्या, 5। और मैं लिख दूं 20 अंडे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। क्लियर है चीज, ठीक है ना। अब जो देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं
उन बड़ी बड़ी संख्याओं को अपन ने पिछले वीडियोस में देखा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो ये है ये संख्या है, कोई परिणाम ये प्राप्त हुआ, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। कितने शून्य हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 गुणा 10 की घात 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शून्य है। तो ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखी हुई संख्या है। तो इस संख्या में सार्थक अंक किसमें देखेंगे, जो 10 के घात में यहाँ जो लिखा हुआ है इसको वैज्ञानिक संख्या, इसको सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। इधर जो संख्या दी हुई है उसी को अपन सार्थक अंक में शामिल करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर सार्थक अंक कितने हुए, इसमें सार्थक अंक 1 हुआ। अगर इसी को मैं यूँ लिखूँ 1.0 गुणा 10 की घात 10, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 2। इसी को अगर 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखा जाए तो ये हो गए 3 सार्थक अंक वाली संख्या 1.00, क्योंकि ये दोनों ही 0 सार्थक हो गए। गैर शून्य अंक के दाईं तरफ भी है, दशमलव के भी दाईं तरफ है ना ये चीज़। तो आप कितने सार्थक अंकों के रूप में अपन लिख रहे हैं, इस तरह से अपन उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे मैं यूँ आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो अवोगाद्रो संख्या है उसमें सार्थक अंकों की संख्या की गणना कीजिए, अवोगाद्रो नंबर। तो अवोगाद्रो संख्या क्या है, एक मोल में जितने कण होते हैं उसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो इसमें देखिए कितने सार्थक अंक, ये 6 सार्थक अंक है, 2 भी सार्थक अंक है, और किन्हीं भी गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य सार्थक हो जाता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ये सार्थक अंकों की गणना करते हैं। गणना बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के साथ साथ ये फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ढंग से इसको हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें प्रश्न हल करेंगे तो कन्फ्यूजन उतना ही दूर हो जाएगा। अब सार्थक अंकों का जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, और इसमें सार्थक अंक के गुणा और भाग भी किए जाते हैं। और गुणा भाग करने के बाद या जोड़ने और घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं उनका निकटीकरण किया जाता है, मतलब उनका राउंड ऑफ भी किया जाता है। तो किस तरह से अपन जोड़ना और घटाना करेंगे, किस तरह से अपन गुणा भाग करेंगे, किस तरह से अपन राउंड ऑफ करेंगे, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप ये सार्थक अंक पढ़ के तैयार हो जाइए, ढंग से क्लियर कर लीजिए, और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।